हेलो दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजप्रभा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और आपके जितने भी व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप हैं उन पर शेयर करें, ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2011 के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे, जो प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा हुई थी। और इसके अंतर्गत हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए या किसे मानना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धैर्य एवं दृढ़ता। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। प्रश्न है हमारा कि मान लीजिए जैसे आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं और उस समय आप बच्चों को ये ढील दिए हैं या उनको स्वतंत्र कर दिए हैं कि जो चाहें ग्रुप में एक साथ बैठ के पढ़े, सामूहिक रूप से वार्तालाप करके, या चुपचाप कहीं अकेले अपने डेस्क पे बैठ के पढ़े। स्वतंत्र रूप से छोड़ दिए हैं। बच्चों को जैसा पढ़ना चाहते हैं वो बैठ के पढ़े, सामूहिक रूप से पढ़े या चुपचाप अकेले शांत बैठ के पढ़े। और उसी समय मान लीजिए कि कोई अभिभावक आ गए किसी बच्चे के और उनको आपका ये तरीका अच्छा नहीं लगा, तो आप उस स्थिति से निपटने के लिए क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर क्या समस्या है कि आप बच्चों को इस तरह से पढ़ा रहे हैं या शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है। जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये तो हो गया जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर ये पूछ दे कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था का वर्गीकरण किसने किया था या किसने दिया था, तो उसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे ने। इन 4 अवस्थाओं का वर्गीकरण जीन पियाजे ने किया था। अगला प्रश्न, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है। तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। सबसे बेहतर तरीका कौन सा है।
चलिए प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो पांचवें का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? इन चारों में से बताना है आपको कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण कौन करता है। तो छठे का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न क्या था हमारा कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है या आरंभ करता है? तो कब तार्किक चिंतन आरंभ करता है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में? तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसकी अगर समयावधि पूछ दे तो 11 वर्ष एवं इससे ऊपर की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो सबसे पहले क्या आएगा? संवेदी प्रेरक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष एवं इससे ऊपर की होती है। अगला प्रश्न, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि? सीखना कब समृद्ध हो सकता है? तो सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्या है हमारा? सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कब? तो वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया में निम्न में से किसी विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो 9वें का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ क्या करना चाहिए? तो 10वें का राइट आंसर होगा 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है ऑप्शन बी? 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो कौन सा संबद्ध नहीं है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ये कथन के जगह पे स्थान होना चाहिए, टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गई है। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो कौन सा स्थान है? सभागार है, घर है, खेल का मैदान है, या विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण या वातावरण? तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण या विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जा सकता है? किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? प्रश्न है हमारा कि किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो 13वें का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो ऑप्शन होगा हमारा बी राइट आंसर, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? इनमें से आपको बताना है चारों में से कि कौन सा लक्षण बुद्धिमान बच्चे का नहीं है। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? वह जो नए निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। इसमें पूछ रहा है कि लक्षण नहीं है, तो वह जो नए निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लक्षण नहीं है पूछा है। बाकी तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, तो ये तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण हो गया, ये तो राइट है कि हाँ बुद्धिमान बच्चे का ये लक्षण है। दूसरा है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी सही है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, तो ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। लेकिन हमारा प्रश्न है कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वह जो नए निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो यहाँ रटंत विधि है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? किसने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन है जीन पियाजे का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन
डी जीन पियाजे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि यह क्या दर्शाता है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन बी है कि कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन सी है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। और ऑप्शन डी है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। और प्रश्न हमारा क्या था कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह घर पे नहीं बोलती है लेकिन विद्यालय में खूब ज़्यादा बातें करती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत की है या किसकी ओर संकेत करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन प्राप्त करता है, ज्ञानार्जन करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जैसे छोटी कक्षा में, जैसे 1, 2 या LKG, UKG, नर्सरी में निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पे आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे। अगला प्रश्न, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीखने का सादृश्यता नियम। प्रश्न क्या था हमारा कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो सीखने का सादृश्यता नियम। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, इनमें से कौन सा लक्षण है या संकेत है जो प्रतिभाशाली होने का नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ झगड़ना। ये प्रतिभाशाली बच्चे का संकेत नहीं है, या प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है कि दूसरों के साथ झगड़ना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। ऑप्शन बी कह रहा है विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन सी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। और ऑप्शन डी है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ताकि वो भी सामान्य जीवन जीने के तौर तरीकों को सीख सके। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अगला प्रश्न, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो 24वें का राइट आंसर क्या होगा? तो 24वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24वें का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग। प्रश्न क्या है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए ये जो पठन संबंधी विकार है ना, इस हर बार चाहे वो यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, प्राइमरी के लिए हो या अपर प्राइमरी के लिए, हर बार पठन संबंधी विकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन विकार। डिसलेक्सिया का संबंध है पठन विकार से। और ये जितने भी इस तरह डिसलेक्सिया हो गया, डिस्प्रेक्सिया हो गया, मतलब जितने भी पठन संबंधी विकार है, लेखन संबंधी विकार है, इनसे ज़रूर एक प्रश्न बनते हैं। तो इसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से, एग्ज़ाम जब भी होगा, ताकि एक प्रश्न तो कंफर्म रहता है कि कहीं ना कहीं से पूछेगा, या पठन से, लेखन से, मौखिक, कुछ भी कोई ना कोई विकार जरूर पूछ लेगा। अगला प्रश्न, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए? तो 26वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्रोन्मुखी। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो 27वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के से संबंधित कौन कौन से हैं? तो वर्दीमर है, कोहलर है, कोफका है। तो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से अगर पूछ ले कि कौन संबंधित है, और उसमें से मान लीजिए अगर जीन पियाजे दे दे, पॉलार दे दे, कोहलर दे दे, वाइगोस्की दे दे, तो गेस्टाल्टवादी से संबंधित है अपना कोहलर। तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से संबंधित कोहलर, कोफका और वर्दीमर है। और हमारा प्रश्न क्या है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो गेस्टाल्टवादियों ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। देखिए, एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन आया है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीन पियाजे द्वारा। और इससे पहले भी हम जीन पियाजे से संबंधित 2 प्रश्न कर चुके हैं। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे द्वारा की गई थी। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, और फिर हम